हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रो हब फिजियो। माय नेम इज डॉक्टर हरदीप। आज का जो मेरा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा लंबर स्पॉन्डिलोसिस में। लंबर स्पॉन्डिलोसिस एक डिजेनरेटिव कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि आपका जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो दोनों वर्टिब्राज है उनके बीच में जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस होता है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से दोनों में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि जो ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, जो बोन्स के जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं वो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नर्व कंप्रेशन और हमारा स्पाइनल कंप्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब जानते हैं लंबर स्पॉन्डिलोसिस के कॉज क्या क्या होते हैं, उसका रीज़न क्या होता है। पहला होता है बैड पोस्चर। बैड पोस्चर आपका पोस्चर कैसा है खड़े होने में, चलने में या बैठने में। अगर आपका स्लाउची पोस्चर है, स्लाउच होके चलते हो या स्लाउच होके बैठते हो या झुक के बैठते हो, अगर ये आपकी हैबिट में इन्वॉल्व हो चुका है और काफ़ी लंबे टाइम से आप इसको इसी हैबिट में बैठ रहे हो और चल रहे हो, तो उस वजह से भी लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। सेकंड होता है हमारा क्रोनिक बैक स्ट्रेन। क्रोनिक बैक स्ट्रेन, कभी मसल स्पाज्म हो जाता है, कभी बैक में कोई स्ट्रेन हो जाता है। आप लंबे टाइम तक अगर उस पेन को टॉलरेट कर रहे हो तो उस वजह से भी आपका लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। थर्ड होता है हमारा प्रीवियस इंजरी टू स्पाइन। तो कोई भी इंजरी हुई होगी बैक में, अगर उसका कोई लंबे टाइम तक कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो उस वजह से भी आपका लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। या कोई भी डिजीज़ रही होगी हमारी स्पाइन में, तो उस वजह से भी एक रीज़न ये भी होता है हमारा लंबर स्पॉन्डिलोसिस होने का। फिफ्थ होता है हमारा डिस्क प्रोलैप्स। तो डिस्क प्रोलैप्स को डिस्क हर्निएशन भी बोलते हैं और आम भाषा में इसे स्लिप डिस्क भी बोलते हैं। जब तक इसका लॉन्ग टर्म कोई इलाज नहीं होता है या आप इसको लॉन्ग टर्म इसका पेन सह रहे, तो चलिए शुरू करते हैं अब इसकी पैथोलॉजी। लंबर स्पॉन्डिलोसिस की पैथोलॉजी भी सेम हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की पैथोलॉजी की तरह ही होते हैं। इसमें भी हमारा जो डिजनरेशन स्टार्ट होता है हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क से ही स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस है वो रिड्यूस हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जितने जितने भी जो जॉइंट्स होते हैं, हमारे वर्टिब्रल जॉइंट्स जितने भी होते हैं उनमें भी डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो पोस्टीरियर हमारा अगर फेसेट जॉइंट हमारा डिजनरेट होना स्टार्ट होता है, उस वजह से क्या होता है हमारे ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होता है। जो ऑस्टियोफाइट्स होते हैं वो हमारे दो बोन्स जब फ्रिक्शन करती है तो उस वजह से जो हड्डियों के जो छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं या बोन्स के जो छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं उनको ऑस्टियोफाइट बोलते हैं। तो ये ऑस्टियोफाइट हमारे नर्व रूट के नाम में भी प्रेजेंट मिलते हैं और हमारे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में भी प्रेजेंट मिलेंगे। जब ये नर्व रूट कैनाल में प्रेजेंट मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, नर्व रूट को कंप्रेस करना स्टार्ट कर देंगे। जब हमारे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में देखने को मिलेंगे तो ये हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी कंप्रेस करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमें न्यूरोलॉजिकली प्रॉब्लम आती है। अब शुरू करते हैं हम एग्जामिनेशन। लंबर स्पॉन्डिलोसिस का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें हम सबसे पहले एग्जामिन करेंगे स्पाइन को। स्पाइन को हम देखेंगे, उसको अनकवर करके देखेंगे उसमें कहीं स्वेलिंग तो नहीं है, कोई सर्जिकल स्कार तो नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। सेकंड थिंग, हम उसको पाल्पेट करके देखेंगे। पाल्पेशन में हम उसकी टेंडरनेस देखते हैं या उसका पेन देखते हैं कि लोकलाइज है कि नहीं है। तो हम पाल्पेट करके देखेंगे ओवर द बोन और उसके आसपास के जो सॉफ्ट टिश्यू है वहाँ पे हम पाल्पेट करके देखेंगे। थर्ड थिंग होती है हमारी डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी में हम देखेंगे जो बैक की जो इस डिफॉर्मिटी होती है हम वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम स्कोलिसिस देखेंगे, कहीं स्कोलिसिस तो नहीं है। काइफोसिस देखेंगे, हम देखेंगे अगर उसका हाइपर लॉर्डोसिस तो नहीं है या लॉर्डोसिस लॉस तो नहीं है, इन द सेंस मतलब उसका बैक स्ट्रेट तो नहीं है ना, तो वो देखेंगे डिफॉर्मिटी में। साथ साथ में हम उसके शोल्डर की एसिमेट्री और पेल्विक टिल्ट भी देखेंगे। फोर्थ थिंग होती है हमारी मूवमेंट। मूवमेंट में हम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और रोटेशन करवाएंगे, ठीक है, और शोल्डर का मूवमेंट करवाएंगे या हिप का एग्जामिनेशन करेंगे। फिफ्थ थिंग होती है हमारा न्यूरोमस्कुलर एग्जामिनेशन। हम उसको न्यूरोमस्कुलरी एग्जामिन करेंगे, जैसे कि हम उसकी टोन देखेंगे, हम उसके रिफ्लेक्स देखेंगे, उसकी सेंसेशन देखेंगे, ठीक है। और साथ साथ में हम पेरिफेरल पल्सेस भी हम उसकी चेक करेंगे। पेरिफेरल पल्सेस हम इसलिए चेक करते हैं ताकि हम जान सकें कि वेस्कुलर क्लॉडिकेशन तो नहीं है। वेस्कुलर क्लॉडिकेशन में क्या होता है कि जब हमारी मसल्स को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा पेन करती है। जिस भी सब्जेक्ट को वेस्कुलर क्लॉडिकेशन है, जब वो काम करेगा या जब वो कोई भी एक्टिविटी करेगा तो उस टाइम पे उसका पेन बहुत ज़्यादा होगा और जैसे ही वो रेस्ट करेगा तो उसका पेन एकदम सबसाइड हो जाएगा। तो इसके जो कुछ सिम्टम्स होते हैं वो अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या सिम्टम है। पहला तो रहेगा इसमें पेन रहेगा और डिस्कम्फर्ट रहेगा, पेशेंट को कंटिन्यूस पेन रहेगा और डिस्कम्फर्ट रहेगा। सेकेंड थिंग, इसमें जो पेन होगा वो हमारी काफ मसल्स में होगा, हमारे हिप्स में होगा, हमारे बटक्स में होगा और हमारे फीट में भी होगा। वेस्कुलर क्लॉडिकेशन होती है तो उस टाइम पे हमारा शोल्डर में भी पेन रहता है, हमारे फोर आर्म में भी पेन रहता है। वो ऐसा मिमिक करता है जैसे एक रेडिकुलोपैथी हो, ठीक है। फिफ्थ थिंग,
जब हमारे जिसको भी वेस्कुलर क्लाउडिकेशन होगा उसकी स्किन कोल्ड रहेगी, ठीक है, उसका स्किन का जो कलर है वो डिसकलरेशन रहेगा, मतलब ब्लैकिश रहेगा, ठीक है, और जो उसके वुंड होंगे वो प्रॉपर तरीके से हील नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और जो हमारी लास्ट चीज़ जो रहती है उसमें पेन क्या होता है कि जिसको वेस्कुलर क्लाउडिकेशन होगा उसको जो सीवियर पेन रहेगा, है ना, कंटिन्यूस पेन रहेगा और सीवियर पेन रहेगा, और धीरे धीरे वो नमनेस की भी कंप्लेन करेगा। तो ये जो वेस्कुलर क्लॉडिकेशन है ये मिमिक करता है हमारे रेडिकुलोपैथी की तरह। अब आते हैं स्पेशल टेस्ट। स्पेशल टेस्ट में होगा हमारा एसएलआर टेस्ट होगा, क्रॉस लेग एसएलआर टेस्ट होगा, थर्ड होगा हमारा स्लम टेस्ट होगा। अब आता है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में हम सबसे पहले मॉडलिटी यूज़ कर सकते हैं, जैसे टेंस और आईएफटी यूज़ कर सकते हैं फॉर पेन रिलीफ के लिए, और अल्ट्रासोनिक यूज़ कर सकते हैं फॉर हीलिंग के लिए, और हॉट पैक आप टेंस और आईएफटी की कॉम्बो भी यूज़ कर सकते हो। सेकंड होता है हमारा मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, पेशेंट का जो मूवमेंट काफ़ी जल्दी आ जाता है इसमें, और पेशेंट को पेन में रिलीफ थोड़ा जल्दी मिल जाता है, ठीक है। तो पहली जो टेक्निक होगी वो होगी पैसिव फिजियोलॉजी के इंटरवर्टिब्रल मोबिलाइजेशन टेक्निक होती है। सेकंड होती है हमारी मूवमेंट विद मोबिलाइजेशन टेक्निक होगी। थर्ड जो टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो वो होगी सेंटर पोस्टीरियर एंटीरियर मोबिलाइजेशन टेक्निक। फिफ्थ जो टेक्निक यूज़ कर सकते हो आप होती है सैंग 4 पॉइंट नीलिंग यूज़ कर सकते हो। और फिफ्थ जो टेक्निक यूज़ करोगे आप मैकेंजी मेथड यूज़ कर सकते हो। मैकेंजी टेक्निक काफ़ी फेमस टेक्निक है। और लास्ट जो टेक्निक आप यूज़ करोगे वो होगी बैक स्कूल टेक्निक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे मैनुअल थेरेपी, जिससे आप पेशेंट को बहुत जल्दी से रिलीफ मिलेगा और पेन में भी उसका काफ़ी इफेक्ट दिखेगा। लंबा स्पॉन्डिलोसिस के फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट को हम 3 फेज़ में डिवाइड करेंगे। पहला फेज़ होगा, सेकंड फेज़ होगा, थर्ड फेज़ होगा। पहला फेज़ होगा हमारा प्रोटेक्शन एंड अर्ली स्ट्रेंथनिंग फेज़ होगा। प्रोटेक्शन एंड अर्ली स्ट्रेंथनिंग फेज़ में हम क्या करेंगे, हम कुछ गोल सेट कर देंगे कि हमें इस फेज़ में ये काम करने हैं, ठीक है। पहला जो गोल होगा वो होगा आपका पेन कंट्रोल और इन्फ्लेमेशन, ठीक है। सेकंड जो होगा हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे, उसको उसका जो फेयर है उसको मिनिमाइज करवाएंगे, और उसको कुछ चीज़ों से हम क्या करेंगे कि उसको कुछ मूवमेंट हम उसको इनिबिट कर देंगे, उसके कुछ मूवमेंट हम रोक देंगे। थर्ड जो होगा वो होगा हमारा इनिशियल मसल एक्टिवेशन, ठीक है। तो इनिशियली जो हम मसल उसको एक्टिवेट कर सकते हैं प्रिवेंट टू इंजरी, ठीक है। तो प्रिवेंट टू इंजरी के लिए हम उसको आपको क्या करना है कि उसको बता देना है कि आप उस जगह पे ना जाएं जहाँ पे आपको इंजरी हो सकती है, आप स्लीपरी वाले एरिया पे ना जाएं जहाँ पे आपके लंबर में स्ट्रेस आ सकता है, ठीक है। सेकंड जो होगा हम उसको करेंगे इमोबिलाइजेशन कर देंगे, हम उसके जो कुछ मूवमेंट्स हैं हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उसको रोक देंगे, बोलेंगे कि आपको फॉरवर्ड नहीं झुकना है, साइड लाइन में ज़्यादा नहीं झुकना है, ठीक है। तो हम उसको इमोबिलाइज कर देंगे, चाहे आप उसको लंबर बेल्ट भी सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जो थर्ड होगा हमारा सजेस्टेड ट्रीटमेंट होगा। सजेस्टेड ट्रीटमेंट में हम मैनुअल थेरेपी और हम उसको मोडलिटीज यूज़ करेंगे। मैनुअल थेरेपी और मोडलिटीज मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है, आप दोबारा से देख सकते हो। फोर्थ जो होगा हमारा वो होगा रेंज ऑफ मोशन फ्लेक्सिबिलिटी। रेंज ऑफ मोशन भी हम उसका इंक्रीज करवाएंगे इस फेज़ में, और फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज कराएंगे। उसके लिए आपको स्ट्रेचिंग करनी है, ठीक है, मोबिलाइजेशन करना है, मैनुअल थेरेपी करनी है। स्ट्रेचिंग आपको हिप फ्लेक्सर की स्ट्रेचिंग करनी है, आपको हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करनी है, आपको हिप रोटेशन स्ट्रेचिंग करनी है, ठीक है। तो आप इसमें फोर्थ वाले में आप ये इंक्रीज कर सकते हो। फोर्थ होता है स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेंथनिंग के लिए हम उसको साइड लाइन क्लम्पशेल करवाएंगे और उसको करवाएंगे साइड लाइन एबडक्शन करवाएंगे। सिक्स्थ होता है हमारा न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन। न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन में आप क्या कराओगे, एब्डोमिनल आइसोमेट्रिक करवाओगे, ठीक है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एक्टिवेशन करवाओगे, और थर्ड करवाओगे आप उसको बक्स एक्सरसाइज करवाओगे, और फोर्थ करवाओगे आपको न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन के लिए आप उसको कुछ एक्सरसाइजेस करवाओगे, जैसे एब्डोमिनल आइसोमेट्रिक करवाओगे, ठीक है, और आप उसको करवाओगे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एक्टिवेशन भी करवाओगे, और उसको जो थर्ड जो एक्सरसाइज होगी वो आप करवाओगे डट बक्स एक्सरसाइज करवाओगे, और फोर्थ जो आप करवाओगे बिगनर बर्ड डॉग एक्सरसाइज करवाओगे, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट फेज। अब फर्स्ट फेज में आप क्या क्या करवाओगे वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे फेज की तरफ, फेज टू। अब आते हैं फेज टू। फेज टू होता है हमारा स्ट्रेंथनिंग फेज होता है, ठीक है। फेज टू में आने का ये क्राइटेरिया होता है, ठीक है। जो फेज वन में हमारा पेन कंट्रोल हो जाना चाहिए, सेकंड हमारी जो मोबिलिटी है लंबर की वो आ जानी चाहिए एक्सटेंशन को छोड़ के, ठीक है। एक्सटेंशन ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो साइड फ्लेक्जन है
और रोटेशन है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो और जो थर्ड जो हमारी क्राइटेरिया होता है फेज़ 2 में आने का, वो ये होता है कि आपका वहाँ पे जो स्वेलिंग है या एडिमा है वो कंट्रोल हो जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, फेज़ 2 हमारा जो स्ट्रेंथनिंग फेज़ होता है उसमें सबसे पहले हम गोल सेट करेंगे कि इस फेज़ में हम क्या-क्या इम्प्रूव करेंगे और क्या रिस्टोर करेंगे, ठीक है। तो पहला जो गोल होता है हमारा वो ये होता है कि हमें रिस्टोर स्ट्रेंथ, हमें स्ट्रेंथ रिस्टोर करनी है, ठीक है। स्ट्रेंथ हमें करनी है पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन में स्ट्रेंथ फिक्स करनी है, और जो होता है इम्प्रूव करना है हमें ट्रंक एंड हिप इंड्योरेंस को हमें इम्प्रूव करना है, और जो फोर्थ होगा वो हमारा होगा न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, इसमें आ जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड फेज में हमें ये गोल सेट किया है। सेकंड आता है हमारा, अब गोल सेट करने के बाद अब हमारा जो पहला जो आएगा वो आ गया इंस्ट्रक्शन। हम इंस्ट्रक्शन क्या देंगे पेशेंट को, हम पेशेंट को कुछ चीज़ें अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, अभी हम एक्सटेंशन अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। हम ऐसी जगह पे जाना प्रेफर, पेशेंट को हमें ये बोलना है कि आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे लंबर में स्ट्रेस पड़े या लंबर में लोड पड़े, तो अभी हमें ये वाला इंस्ट्रक्शन देना है। और हमें ये इंस्ट्रक्शन भी देना है कि स्पाइनल एक्सटेंशन ना करे, अभी एक्सटेंशन की कोई भी मूवमेंट ना करे। अब आता है कि अब हम इसमें स्ट्रेक तो हमने कर दिया, उसके बाद अब हम क्या करवाएंगे, अब हम रेंज ऑफ मोशन और फ्लेक्सिबिलिटी भी करवाएंगे। फेज़ 1 में करवाया था उसमें हम रेंज ऑफ मोशन और फ्लेक्सिबिलिटी भी हम करवाएंगे जो हमने फेज़ 1 में करवाया था। तो हम फेज़ 1 का जो फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन है जिसमें हमें मैनुअल थेरेपी, मोबिलाइजेशन और स्ट्रेचिंग करनी थी, तो वो हम इस फेज़ में भी कंटिन्यू करेंगे। थर्ड है हमारा स्ट्रेंथ। आप स्ट्रेंथनिंग में क्या-क्या करवाओगे? आप स्ट्रेंथनिंग में फ्रंट प्लैंक करवा सकते हो, साइड प्लैंक कर्ल अप करवा सकते हो, ब्रीजिंग करवा सकते हो, इलोश्वास स्ट्रेंथनिंग भी करवा सकते हो। और हमें क्लोज चेन एक्सरसाइज क्या करवानी है? हमें क्लोज चेन में करवानी है आपको साइड वॉक करवाना है आपको विद थेराबैंड। आपको सिंगल लेग एक्टिविटी भी करवानी है या सिंगल लेग स्ट्रेंथनिंग भी करवानी है, और हमें फोकस करना है हमें एंडोरेंस में, हमें जैसे ग्लूटियल है और ट्रंक की जो मसल्स है उसमें हमें फोकस करना है एंडोरेंस के लिए। आता है न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन। न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन में आप करवाओगे ट्रांसफर एब्डोमिनस और मल्टीफिडस एक्टिवेशन करवाओगे, ठीक है। इन दो मसल की जो आप एक्टिविटी करवाते हो या आप उसको स्ट्रेंथ करते हो या एंडोरेंस करते हो उसका, तो उससे क्या होता है कि पेशेंट का जो लंबर है वो सपोर्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, मसल्स में ज़्यादा आता है, ठीक है, जिस वजह से उसका जो कंप्रेशन है वो कम हो जाएगा। अब आता है थर्ड फेज़। थर्ड फेज़ होता है हमारा फंडामेंटल मूवमेंट एंड एडवांस स्ट्रेंथनिंग। तो इस फेज़ में हम क्या करेंगे कि जो मूवमेंट्स होंगे हाँ वो सारे हम इम्प्रूव करवाएंगे, और जो स्ट्रेंथनिंग होगी, जो एडवांस स्ट्रेंथनिंग होगी वो हम इसमें इस फेज़ में करवाएंगे। थर्ड फेज़ में आने का जो क्राइटेरिया वो होता है, साथ में जो सब्जेक्ट होता है वो साइड प्लैंक उसको हो जाना चाहिए, फ्रंट प्लैंक उसका हो जाना चाहिए, साथ में उसका जो लंबर एक्सटेंशन है वो इम्प्रूव हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद ही आप इस क्राइटेरिया में, इस फेज़ में आप इंटर कर पाओगे। तो जो होगा हमारा जो फंडामेंटल मूवमेंट एंड एडवांस स्ट्रेंथनिंग है, उसमें जो हमारा पहला होगा वो होगा हमारा गोल ऑफ फेज़। इस फेज़ में जो हमारा गोल होगा वो सबसे पहला गोल होगा कि हमें पेशेंट की जो रनिंग है, वॉकिंग है और जो उसकी लाइफ डेली रूटीन की जितने भी वॉक है वो इम्प्रूव हो जाने चाहिए, वो इम्प्रूव करने हैं। साथ में हमें उसको प्लायोमेट्रिक एक्टिविटी भी करवानी है ताकि वो रनिंग कर सके, वॉकिंग कर सके, ठीक है। और जो हमारा सेकंड जो गोल होगा वो ये होगा कि हमें हिप और ट्रंक मसल जो होगी वो स्ट्रेंथन करनी है। थर्ड जो गोल होगा वो ये होगा कि हमें साथ में मेजर मूवमेंट करवाने हैं और उसके साथ साथ हमें कोर स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव करनी है या कोर मसल को स्ट्रेंथन भी करना है। ये था हमारा गोल। अब आता है हमारा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आप कौन कौन सी एक्सरसाइज करवाओगे? तो सबसे पहला होगा आपको क्या करना है कि ट्रंक स्टेबलाइजेशन आपको इम्प्रूव करवाना है, जो हम सेकेंड फेज़ में आप करवा रहे थे। आप ट्रंक स्टेबलाइजेशन के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप उसको अनस्टेबल सरफेस पे भी आप करवा सकते हो ताकि उसका ट्रंक और इम्प्रूव स्टेबलाइजेशन और इम्प्रूव हो जाए, तो वो करवाएंगे। साथ में हम ब्रीजिंग भी करवाएंगे, ब्रीजिंग को भी हम प्रोग्रेस करेंगे। साथ में हम प्लैंक एक्सरसाइज है उसको भी हम कंटिन्यू रखेंगे। तो सेकंड जो एक्सरसाइज करवाओगे आपको करवानी है एंटी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज करवानी है, साथ में आपने करवाना है एंटी रोटेशनल एक्सरसाइजेज भी आपने इसमें करवानी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें क्लोज चैन ग्लूटियल स्ट्रेंथनिंग भी करवानी है। तो ग्लूटियल मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए क्लोज चैन में तो आपको क्या करना है कि साइड स्टेप बैंड वॉक करवाना है। सेकंड आपको कराना है गोबलेट स्क्वाट भी आपको करवाने हैं,
और आपको करवाना है सिंगल लिम्ब स्ट्रेंथनिंग भी आपको करवानी है। अगर पेशेंट कैपेबल है, अगर पेशेंट ये सब चीज़ें परफॉर्म कर ले रहा है और वो कैपेबल है, तो आप उसको जो लोअर लिम्ब की जो एक्सरसाइज है आप वो उसमें क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा और एडवांस कर सकते हो, जैसे कि सिंगल लेग स्क्वाट करवा सकते हो और सिंगल लेग डेडलिफ्ट भी आप उसमें करवा सकते हो। तो सबसे मेन फोकस आपका इसमें ये रहेगा कि आपको उसको सारी मसल की स्ट्रेंथनिंग करवानी है, ट्रंक मसल की भी स्ट्रेंथनिंग करवानी है और आपको कोर मसल की भी स्ट्रेंथनिंग करवानी है। और जो मेन फोकस रहेगा आपका ये रहेगा कि आप अगर वेट यूज़ कर रहे हो तो आपको वेट भी इंक्रीज़ करना है और साथ में वेट इंक्रीज़ करने के साथ साथ में आपको रेपिटेशन उसमें कम करने हैं। तो ये थी इसकी एक्सरसाइजेज। हेलो गाइस, ये था हमारा लंबर स्पोर्टोलॉजिस पे एक वीडियो। तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक फॉर वॉचिंग।